हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2। तो यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इससे पहले पहला सेशन करवाया जा चुका है। आप सब प्ले लिस्ट में जा कर के उसे ज़रूर देखें। आज इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जिसमें चंद्रयान, मंगलयान, शुक्रयान, ठीक है, जितने भी हैं लगभग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इसे हम पहले दिन आप सबको बताए थे। लगभग 10 वीडियो में ये जो आप सबका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो चलते हैं, आज देखते हैं। सबसे पहले आप सब जानते इसरो, पहले इसरो नहीं था। ठीक है, तो इसरो से पहले क्या था तो आप बताएंगे इन कॉस्पर। इसरो से पहले क्या था, इन कॉस्पर था। और इन कॉस्पर कब ये बनाया गया था, 1962 में बनाया गया था। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसके जो अग्रणी हैं, आप कह सकते हैं कौन थे, विक्रम साराभाई थे। इन्हीं की देख रेख में ये संस्था बनी थी। और विक्रम साराभाई को इसलिए क्या बोला जाता है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक बोला जाता है। किसको, विक्रम साराभाई को। ठीक है, तो इतना आप सबको समझ में आया होगा। तो इसरो से पहले क्या था, इन कॉस्पर था। ये नाम याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे, इन कॉस्पर का पूरा नाम क्या होगा, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ देखिए, फिर इसके तहत 1971 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया। ठीक है, अब देखिए इसी के तहत क्या बना था कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना था। ठीक है, और यहीं से फिर क्या हुआ था, 2 नवंबर 1963 में पहला रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था। तो अगर आप सबसे पूछा जाए कि कहाँ से सबसे पहले रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया था, तो आप बताएंगे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से। और 1971 में इसका नाम क्या बना दिया गया था, फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बना दिया गया। ठीक है, आगे क्या है, फिर देखिए पॉइंट आप सब याद कर लीजिए। 1967 में क्या हुआ, अहमदाबाद में उपग्रह संचार प्रणाली केंद्र की स्थापना किया गया। तो अगर आप सबसे ऐसे पूछा जाए कि अहमदाबाद में उपग्रह संचार प्रणाली की स्थापना कब किया गया, तो आप बताएंगे 1967 में। ठीक है, अब देखते हैं इसरो के बारे में। अभी आप सबको ऊपर बताए थे इन कॉस्पर था इसरो के पहले नाम। तो इस इन कॉस्पर से इसरो कब बना, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। ठीक है, और आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन कॉस्पर AIN रहेगा, इन कॉस्पर का पुनर्गठन है इसरो। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट इसरो नहीं बना था। और इसरो का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है, आप जानते हैं बेंगलुरु को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। इसरो का मूल या कह सकते आदर्श वाक्य क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, एक इसका आदर्श वाक्य है। तो आप बताएंगे इसरो का। और इसरो किसका पुनर्गठन है, इन कॉस्पर का पुनर्गठन है। कब किया गया, 15 अगस्त 1969 में। तो इतनी सारी बातें आप सब इसरो से याद कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या हुआ, 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 1972 में क्या बना, अंतरिक्ष आयोग भी बना और अंतरिक्ष विभाग भी बना। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। कब से कब तक अध्यक्ष थे, 1963 से लेकर के 71 तक। और आप जानते हैं कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर वी नारायण। और किस नंबर के अध्यक्ष है,
9वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगर ये पूछा जाए आप सबसे कि इसरो के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे सतीश धवन थे। देखिए 1972 से इनका कार्यकाल था, कब तक, 1984 तक। और सतीश धवन का जो कार्यकाल था सबसे लंबा कार्यकाल था। तो ये तीनों पॉइंट आप सबको याद होनी चाहिए। इसरो के पहले अध्यक्ष, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और सबसे लंबा कार्यकाल किस अध्यक्ष का था। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आगे देखिए एक संस्था है SHAR सार। इसकी स्थापना कब हुआ, 1971 में। ठीक है, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पर इसका स्थापना किया गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। और इसका अगर हम पूरा नाम की बात करें सार का, SHAR का, तो आप बताएंगे श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। ठीक है, एक इसका पूरा नाम है। तो अगर आप सबसे ऐसे पूछा जाए कि श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज कहाँ है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1971 में। आगे क्या हुआ कि यहाँ 2002 से इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, फिर सार को 2002 से क्या किस नाम से जाने लगा, तो आप बताएंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भारत का प्रथम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यहाँ नहीं, यह है, और यह भारत का प्रथम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। मतलब आप सब भी जानते होंगे कि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो कहाँ पर, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो ये जगह तो आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा। तो भारत का पहला है। अगर आप सबसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, देखिए छोटे उपग्रहों के लिए भारत का दूसरा, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर है, थूथुक्कड़ी में। और थूथुक्कड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, ये जो थूथुक्कड़ी है ये भारत का दूसरा, सेकंड नंबर का है। और यहाँ से एक अनुमान लगाया जा रहा है, या कह सकते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे उपग्रह होंगे यहाँ से भी लॉन्च किया जा सकता है। और श्रीहरिकोटा धवन केंद्र से बड़े बड़े यहाँ काम होते हैं। ठीक है, तो इतने सारी बातें आप सबको समझ में आ रही होगी। आगे क्या है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको बोलते हैं इन स्पेस, इसकी स्थापना कब हुआ था, आप सबसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे 10 जून 2022 को। देखिए लेटेस्ट है इसलिए पूछा जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना जून 2022 में। और ये कहाँ पर किया गया था, गुजरात में। कौन किए थे, नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब PM ने किया था। ठीक है, तो लेटेस्ट है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अब देखेंगे इसरो के कौन कौन मिशन हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले है आप सबका आर्यभट्ट है ना। आप जानते हैं आर्यभट्ट जो उपग्रह है कब ये लॉन्च किया गया था या प्रक्षेपित किया गया था, तो आप बताएंगे 19 अप्रैल 1975 में। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा डेट सहित। और किसके सहयोग से किया गया था, रूस के सहयोग से। ठीक है, और आर्यभट्ट क्या है, भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट क्या है, भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन उपग्रह। कब प्रक्षेपित किया गया, 19 अप्रैल 1975 को। किसके सहयोग से किया गया, रसिया के सहयोग से। ठीक है, अगला उपग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे भास्कर 1। ठीक है, तो भास्कर 1 के बारे में देख लीजिए, कब लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे 7 जून 1979 में लॉन्च किया गया था। और ये भारत का दूसरा उपग्रह है। ठीक है, तो भास्कर 1 भारत का दूसरा है। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, किस पर्पस से लॉन्च किया गया था, तो पृथ्वी के अवलोकन से संबंधित गतिविधियों को आकलन करने के लिए, अवकलन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन, भास्कर प्रथम, भारत का दूसरा उपग्रह था। कब लॉन्च किया गया था, 7 जून
1979 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगला उपग्रह की हम बात करें तो रोहिणी। ठीक है, तो रोहिणी को कब लॉन्च किया गया था? 1980 में लॉन्च किया गया था। और ये क्या है, प्रथम पूर्णतः स्वदेशी ए उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रथम पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह कौन सा है तो आप बताएंगे रोहिणी। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आप बताएंगे SLV थर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम पूछे तो क्या बताएंगे? SLV थर्ड। रोहिणी क्या है? प्रथम पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह है, 1980 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला उपग्रह की हम बात करें तो ये है एप्पल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में। तो इसको कब प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था? 1981 में लॉन्च किया गया था। और ये क्या है, भारत का पहला प्रायोगिक भू स्थिर संचार उपग्रह। तो कुल मिला के एप्पल का ऐसा उपग्रह था, संचार उपग्रह। ठीक है, और एक कब लॉन्च किया गया था? 1981 में। ये सब जितनी पॉइंट आप सबको बता रहे हैं आप सब याद कर लीजिए। हो सकता है मैच वाले में पूछ ले कि एक तरफ उपग्रह दे दे, एक तरफ उसका दे दे उसके बारे में, या एक तरफ उपग्रह दे दे, एक तरफ दे दे उसका सन कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A। क्या है? इनसेट 2A। यह दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है तो आप बताएंगे इनसेट 2N। और सबसे बड़ी बात है, इसे इसरो ने बनाया है। इनसेट 2N को कौन बनाया था? इसरो। और ये बहुउद्देशीय उपग्रह है, मतलब ये अनेक पर्पज के लिए इसे बनाया गया था। जैसे संचार हो गया, मौसम संबंधी घटना हो गया, है ना। तो इसीलिए ये बोला गया बहुउद्देशीय उपग्रह है। जैसे ये सब इसका यूज कहाँ होगा? संचार के माध्यम से और मौसम संबंधी घटना के आकलन करने में, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया? बहुउद्देशीय उपग्रह है। इसको लॉन्च कब किया गया, या कह सकते हैं परिचालन में कब आया था? लॉन्च के नहीं, परिचालन में कब आया था? 10 अगस्त 1992 से परिचालन में इसे लाया गया था। तो इनसेट 2 के बारे में जितनी जानकारी है आप सबको एक साथ बता दिए। ठीक है, अगला देखिए उपग्रह है। अगला उपग्रह कौन सा? कल्पना 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। कल्पना 1 का पूर्व नाम क्या था? मेटसैट 1। ध्यान देना, कल्पना 1 का पहले क्या नाम था? मेटसैट 1 उपग्रह है। तो इसरो द्वारा सितंबर 2002 को PSLV C4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ध्यान देना, तो अगर आप सबसे ऐसे पूछा जाए कि मैट 1 कहे चाहे कल्पना 1, किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C4 के माध्यम से। ठीक है, और कल्पना 1 की खास बात क्या है? तो ये भारत का पहला समर्पित मौसम संबंधी उपग्रह था। तो कल्पना 1 था, किस टाइप का उपग्रह था? मौसम से संबंधित घटनाओं का आकलन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, कह सकते मौसमी उपग्रह है कल्पना 1 या मेटसैट 1। ठीक है, और किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV। ठीक है, PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, इसके बारे में आप सब जानते हैं और बताएंगे भी। ठीक है, आगे देखिए अगला मिशन क्या था? चंद्रयान फर्स्ट। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान जो फर्स्ट है कब लॉन्च किया गया था? 22/10/2008 को। याद कर लीजिएगा, डेट सहित पूछा जा सकता है। तो 22/10/2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। अगर पूछा जाए किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था तो रॉकेट का नाम आप सब याद कर लीजिएगा, कौन सा है? PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और भारत चंद्रमा पर इस प्रकार से जाने वाला किस नंबर का देश बन गया? 6ठा देश बन गया था विश्व में। ठीक है, अच्छा, चंद्रयान फर्स्ट क्या क्या खोजा वहाँ चंद्रमा पर जाके? ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर जल का खोज किया, और अपोलो मिशन का प्रभाव के बारे में जाना, और वहाँ जो निर्मित गड्ढे थे उनके बारे में भी जानकारी
एकत्रित किया। कौन? चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, तो इतना सारा जो पॉइंट है आप सब याद कर लीजिए। सबसे पहले किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, कौन सा डेट था, ठीक है, तो ये तो आप सबको याद होगा ही। अगला है देखिए, इसके बाद आता है मंगलयान। ठीक है, मंगलयान को कब लॉन्च किया गया था? 2013 में, 5/11/2013 में मंगलयान को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन है, मतलब किसी ग्रह पर जाने वाला मंगलयान भारत का पहला है। ठीक है, आगे शुक्रयान की बात करेंगे। ठीक है, अगर शुक्रयान भी हो जाता तो शुक्रयान तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। मतलब लॉन्च कब किया गया था? 2013 में, 5/11/2013 में, लेकिन कक्षा में कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। और यह काम करने वाला भारत दुनिया का छठा देश बना। मतलब इस मामले में भी भारत किस नंबर का देश बन गया? छठा देश। ठीक है, अब मंगल 2 प्रस्तावित भी है। आगे क्या है देखिए, एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या है? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 28/9/2015 को। ये 650 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह है। मतलब ये लो ऑर्बिट उपग्रह है। कौन? एस्ट्रोसैट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ये कॉस्मिक तरंग हो गया, एक्सरे हो गया, पराबैंगनी तरंगों का एक साथ अध्ययन करने वाला विश्व का पहला वेधशाला बन गया है। इसलिए ये क्या है? एस्ट्रोसैट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन सा रेज है इसमें? कॉस्मिक, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, 28/9/2015 को लॉन्च किया गया। आगे बात करें चंद्रयान 2 की, है ना। तो चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 22/7/2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। किस रॉकेट को द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV-M-3 द्वारा। ये रॉकेट का नाम पूछा गया पेपर में, याद कर लीजिए। इसमें जो विक्रम था वो लैंडर था। ठीक है, और ये चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जो विक्रम था, विक्रम का नाम क्या था? जो लैंडर था, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। ठीक है, ये क्या हुआ? चंद्रमा की सतह पर क्या हो गया था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन जो इसका ऑर्बिटल था अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, और जहाँ एक क्रैश हुआ उस क्रैश का जगह को किस नाम से नवाजा गया? तो आप बताएंगे तिरंगा पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर क्रैश हुआ उस जगह को क्या कहा गया है? तिरंगा पॉइंट। और जो क्रेटर था, ठीक है, जहाँ पर उतरा था तो उस जगह को क्या कहा गया है? विक्रम। याद कर लीजिएगा, क्रेटर का नाम क्या है? विक्रम। और जिस स्थान पर जहाँ क्रैश हुआ था उस स्थान का नाम क्या है? तिरंगा। ठीक है, और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। अगला क्या है? अब देखिए, चंद्रयान 2 हो गया। अब चंद्रयान 3 देखिए। तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14/7/2023 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। सबसे बड़ी बात है, जो चंद्रयान 3 है इसमें जो भारत है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया विश्व में। ठीक है, अब देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर तो पहला देश बन गया, लेकिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के मामले में किस नंबर का देश बन गया? भारत चौथा देश। मतलब सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का किस नंबर का देश है? चौथा देश। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो बताएंगे पहला देश भारत है। ठीक है, और जहाँ पर लैंडिंग किया था उसका टच डाउन पॉइंट को किस नाम से नवाजा गया है? तो आप बताएंगे शिव शक्ति पॉइंट। ध्यान देना,
ये सब पॉइंट याद कर लीजिएगा। जहाँ पर उतरा था उसको क्या बोला गया, शिव शक्ति पॉइंट। इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जाने की घोषणा कर दिया। ठीक है, तो याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 23 अगस्त को। ठीक है, आगे देखिए अगला मिशन क्या था, आदित्य L1। अच्छा, आदित्य किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे सूर्य का। ठीक है, और आदित्य L1 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया, 2 सितंबर 2023 को। और ये भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक है, और एक आदित्य L1 किसका अध्ययन करेगा, जाके सूर्य का अध्ययन करेगा। तो अगर आप सबको पर्यायवाची याद है तो तुरंत पकड़ लेंगे। तो आदित्य किसका पर्यायवाची, सूर्य का, तो सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप सब आदित्य L1 के लिए याद कर लीजिए। आगे देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया था 2023 में। तो इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने क्या किया, 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने के लिए G20 नामक उपग्रह को लॉन्च किया था। उस उपग्रह का नाम ही रख दिया क्या, G20। तो G20 उपग्रह अगर आप सबसे पूछे किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिशन गगनयान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में भी है। देखिए इसका अभी लॉन्च नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा, प्रस्तावित है। ठीक है, और मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम है, मतलब इसमें मनुष्य भेजे जाएंगे। ठीक है, और लगभग कितने आदमी इसमें रहेंगे, 3 से 4 व्यक्ति मिशन गगनयान के लिए जाएंगे। और जो व्योमनाट्स हैं, व्योमनाट्स का मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको क्या बोला जाता है, व्योमनाट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग जाएंगे, तो पहला कौन है, बालकृष्ण नायर, ये नाम याद कर लीजिएगा। और दूसरे कौन है, बालकृष्ण नायर के बाद कौन है, अजीत कृष्णन। और उसके बाद अंगद प्रताप, उसके बाद शुभांशु शुक्ला अब सब याद आ गया होगा नाम, ये लखनऊ से संबंधित हैं। ठीक है, इनको पुरस्कार भी मिला है। तो शुभांशु शुक्ला हो गए, बालकृष्ण नायर हो गए, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, ये चारों लोग जाएंगे। ये चारों लोग क्या है, व्योमनाट्स है। ठीक है, और जो मिशन गगनयान है किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो रॉकेट का नाम याद कर लीजिएगा, GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और ये कितने दिन का ये सफ़र होगा, 5 से 7 दिन, लगभग एक सप्ताह का सफ़र होगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए, जो गगनयान है ना, इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया। वो ऐप का नाम क्या है, सखी ऐप। सखी का पूरा नाम क्या है, स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, और सखी ऐप क्यों बनाया गया, कि जो व्योमनॉट्स हैं, मतलब जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, या कह सकते जानकारी देने के लिए सखी ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे देखिए एक है निसार। ठीक है, निसार कब लॉन्च किया गया, मार्च 2025 में। ये 2 लोगों का एक प्रोग्राम है, एक तो इंडिया का मतलब इसरो का, एक तो नासा का। ठीक है, ये प्रोग्राम कह सकते नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। और एक इसके लिए बनाया गया है, सूर्य के अध्ययन के लिए। एक पेपर में पूछा गया है कि निसार जो प्रोजेक्ट है किन 2 देशों का है, तो आप बताएंगे भारत और अमेरिका। ठीक है, तो भारत में किसका, इसरो का, और अमेरिका किसका, नासा का, मतलब नासा किसका, अमेरिका का। ठीक है, आगे देखिए एक और मिशन है लूपेक्स। ठीक है, लूपेक्स किसका है,
जाक्सा, जाक्सा किसका अंतरिक्ष एजेंसी है, जापान का। और इसरो का इस संयुक्त अवधारणात्मक मिशन है, कौन, लूपेक्स। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि जब निसार पूछा गया है तो हो सकता है लूपेक्स भी पूछ ले। ठीक है, आगे देखिए, भारत के अंतरिक्ष यात्री। अब भारत के जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहला नाम आता है राकेश शर्मा का। इन्होंने कब गया था, 3 अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, और किस विमान से गए थे, सोयूज T11 यान के माध्यम से अंतरिक्ष में गए थे। और ये पहले भारतीय और विश्व के 139 नंबर के बन गए। ठीक है, और 11 अप्रैल 1984 को फिर वापस सुरक्षित लौट आए हैं, कौन, राकेश शर्मा। ठीक है, आगे क्या है, देखिए पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिएगा आप सब। देखिए, भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला किस नंबर का देश बन गया है, 14वां देश बन गया है। ठीक है, और भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, कल्पना चावला बनी है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब वो वापस आते समय 1 फरवरी 2003 को इनकी मौत हो गई किसी कारणवश से। ठीक है, अच्छा, अगर पूछा जाए भारतीय मूल की पहली महिला, तो आप कल्पना चावला बताएंगे, लेकिन अगर दूसरी महिला की बात कर लें तो आप बताएंगे सिरसा बादला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, शायद यूपी SSC के ही पेपर में पूछा गया है, सिरसा बादला। ठीक है, शायद जूनियर असिस्टेंट वाले में पूछा गया था, 5512 वाले में। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, पहली महिला कल्पना चावला, दूसरी महिला कौन है, सिरसा बादला। देखिए, जो भी कंटेंट है, हाँ, थोड़े हैंड एंड नोट्स है। ठीक है, आप सबको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट कंटेंट आप सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा जिक्र कर लेते हैं सुनीता विलियम्स का, क्योंकि ये भी हाल में सुर्खियों में खूब थी। ठीक है, गई तो थी ये 8 दिन मिशन के लिए। ठीक है, केवल 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन किसी कारणवश से इनको अंतरिक्ष में कितना दिन का सफ़र करना पड़ा, 286 दिन। ये 286 दिन याद कर लीजिए, ये भी पेपर में पूछा गया है, 286। ठीक है, इन्होंने एक कब गए थे, 5 जून 2024 को गई थी, और 19 मार्च 2025 को वापस आ गई। ठीक है, और अपने 3 सहयोगी के साथ। इनके कितने सहयोगी थे, 3। ठीक है, आगे क्या देखिए, इसरो के वर्तमान और आगामी मिशन, मतलब देख लेते हैं कि इसरो के कौन कौन से मिशन है। ठीक है, तो एक तरफ दिया उपग्रह, एक दिया कब लॉन्च हुआ और किस यान से गया, और क्या इसका उद्देश्य था। 3-4 पॉइंट आप सबको याद करना। देखिए, NVS-02 ये उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, 24 जनवरी 2025 को। ठीक है, किस यान के माध्यम से, GSLV F-15 के माध्यम से। ये नौवहन क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य था, जो नौवहन प्रणाली है उसकी क्षमता में विस्तार करना। ठीक है, और इस पर डेक्स मिशन ये कब लॉन्च किया गया था, 30 दिसंबर 2024 को। किस रॉकेट के माध्यम से, PSLV C-60 के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीकी का विकास करना। और इस तरह से विकास करने वाला भारत विश्व का किस नंबर का देश बन गया है, 4था देश बन गया है। ठीक है, डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीकी के विकास करने वाला भारत विश्व का 4था देश बन गया है। अगला मिशन कौन सा, देखिए प्रोबा 3, इंपॉर्टेंट है प्रोबा 3। 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, PSLV C-59 के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह यूरोपीय का सूर्य के रहस्य को जानने वाला मिशन था, मतलब ये यूरोपीय संघ का मिशन था। ठीक है, और किसका अध्ययन करेगा प्रोबा 3, सूर्य का। आगे देखिए, शुक्रयान फर्स्ट मार्च 2028 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च होगा, LVM-3 के द्वारा। ठीक है, अभी लॉन्च नहीं है, बट उम्मीद है, ठीक है, कि लॉन्च किया जाएगा। आगे देखिए, GSAT-20 को
फॉल्कन 9 से अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। तो अगर आप सबसे पूछा जाए कि GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो फॉल्कन 9। आप ये जानते हैं फॉल्कन 9 किसका है? एलन मस्क का है। ठीक है, आगे क्या देखिए, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो अंतरिक्ष नीति से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2030 तक $60 बिलियन तक पहुंचाना है। ध्यान देना, तो जो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, इसको 2030 तक कितने बिलियन तक पहुंचाना है? $60 बिलियन तक पहुंचाना है। और इसमें लक्ष्य रखा गया, इसके माध्यम से लगभग 2 लाख रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप सब याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अब देखिए अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर ले तो अभी तो जो अंतरिक्ष स्टेशन है कब बना था? 1998 बना। ठीक है, और आप जानते हैं पृथ्वी से कितने ऊपर है अंतरिक्ष स्टेशन? 400 किलोमीटर ऊपर में। और इसका परिक्रमण काल की हम बात करें तो 92 मिनट है। ठीक है, और दिन में यह पृथ्वी का कितना चक्कर लगा लेता है? 15 चक्कर लगा लेता है। मतलब एक दिन में पृथ्वी का 15 चक्कर लगाता है अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, और अभी जो ये अंतरिक्ष स्टेशन कई देशों का एक संयुक्त मिशन है। ठीक है, जैसे नासा हो गया, अमेरिका का जाक्सा हो गया, जापान का, यूरोपियन संघ का हो गया। ठीक है, तो अंतरिक्ष स्टेशन है। लेकिन आप सब जानते हैं चाइना ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। तो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या? तियानगोंग। ठीक है, याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। भारत भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।